Okay, let's begin. Okay, this is our makeup class of object-oriented programming, and we skipped yesterday class. I was out of town, तो आज हम उसकी मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं. आई वाज ट्राइंग के मुझे अगर आउट ऑफ टाउन कनेक्टिविटी मिल जाती तो मैं वहीं से आपको जो है क्लास अटेंड करवा लेता, बट द इशू इज़ आई आई वांटेड कि मैं कंसंट्रेशन के साथ पूरी क्लास जो है वो ली जाए, रादर देन कि जस्ट खाना पूरी के लिए मैं आप लोगों को 1.5 घंटे पढ़ाऊँ. तो इस वजह से आज फिर मेकअप क्लास मैंने रखी है ताकि हम फोकस के साथ जो है अपनी चीज़ों को कवर कर सकें. सो ऑल राइट, वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि कहाँ तक बात हुई थी. अटेंडेंस जो है वो हम इसी पार्टिसिपेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब मैं कुछ देर में अनाउंस करता हूँ ना, तो सी आर से गुजारिश है कि वो स्क्रीनशॉट लेकर और मुझे भेज दीजिएगा. सो लास्ट क्लास में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वी डिस्कस्ड समथिंग अबाउट टेम्पलेट्स, फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स. उसका कोड हमने नहीं देखा था बिकॉज वी सेट के देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू कवर, और in order to do that we skipped the coding section of our class in our last session. और आज भी आई विल ट्राई कि कोड भी हम कर लें, रादर देन कि मैं आप लोगों के सामने कोड करूं. मैंने कुछ कोड्स जो हैं वो लिख कर रख लिए हैं अपने पास, और मैं चाह रहा हूं कि बस मैं कॉपी पेस्ट करके आपको चला कर दिखाता रहूं. वो कोड्स शेयर भी करूंगा ऑब्वियसली वो आपके साथ, बट ये है कि उसमें हमारा उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हमारा जो है वो लगता है आमतौर पर जब हम ज़ीरो से कोडिंग स्टार्ट करते हैं. सो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एंड एसोसिएटिव कंटेनर्स. सो द थिंग इज़ कि वी डिस्कस्ड अबाउट क्लास टेम्पलेट्स एंड फंक्शन टेम्पलेट्स. तो उसमें जो एक कॉमन चीज़ थी, जो कि अगर मैं थियोरेटिकल लेवल पर आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द कॉमन थिंग और व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स, दैट वाज टू जनरलाइज द डेटा टाइप्स. हम ये नहीं चाह रहे थे कि हमारे फंक्शंस या हमारी क्लासेस लिमिट हो जाएं सिर्फ एक ही डेटा टाइप की तरफ. तो जिन लोगों ने कोडिंग जाकर की है घर पे उस चीज़ की, जिसका मैंने कहा था आपको कि कोडिंग आप जाकर ख़ुद कीजिएगा इस चीज़ों की, तो जिन्होंने की है उनको ये अंदाज़ा होगा, और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फंक्शन टेम्पलेट्स और क्लास टेम्पलेट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो बेसिक फ़ायदा है, वो यही है कि आप अपने फंक्शंस को और क्लासेस को लिमिट नहीं होने देना चाहते किसी डेटा टाइप तक. विच मीन्स कि अगर मैंने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर एक इंटीजर डेटा मेंबर है, तो अगर मुझे वही सारी फंक्शनैलिटीज़, वही पूरी की पूरी क्लास, वही फंक्शनैलिटीज़ सारी की सारी मुझे चाहिए, उसी के कंस्ट्रक्टर्स चाहिए, उसी के फंक्शंस चाहिए, उसी ने जो काम किया हुआ है, जिस तरह हम असाइनमेंट कर रहे हैं, अपडेट एडिशन या कोई भी फंक्शंस हैं, फंक्शंस बनाए हुए हैं, आप फंक्शंस वही यूज़ करना चाहते हैं. बस फ़र्क आपकी दो क्लासेस में ये होगा कि एक में इंटीजर डाटा मेंबर है और दूसरे में से फ्लोट है या स्ट्रिंग है. तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम दो अलग अलग क्लासेस बनाएं, तो हमने ये कहा क्लास एक ही बनेगी, लेकिन वो क्लास नहीं कहलाएगी बल्कि वो कहलाएगी क्लास टेम्पलेट. विच मीन्स के क्लास के अंदर सब लिखा हुआ होगा, लेकिन जहाँ जहाँ आपने ये लिखा है ना कि भाई इंटीजर डाटा मेंबर है, आपने लिखा होगा भाई कंस्ट्रक्टर में, आपने लिखा होगा इंटीजर, आपने लिखा होगा व्हाट डू यू कॉल इट, डाटा मेंबर्स के शुरू में आपने लिखा होगा कि भाई दिस इज़ एन इंटीजर डाटा मेंबर, दिस इज़ एन स्ट्रिंग डाटा मेंबर एंड वॉट एवर. वी वुड जस्ट राइट समथिंग देयर. हम अपनी डेटा टाइप बनाकर वहाँ पर लिख देंगे, और अपनी डेटा टाइप बनाकर लिख देंगे. जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का, तो हम बता देंगे कि इस ऑब्जेक्ट में हमें किस तरह के डेटा मेंबर्स चाहिए. तो वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करेगा कि आपने किस तरह के डाटा मेंबर्स बनाए हैं. सो अगर मैं थोड़ा सा आपको जो है वो रिवाइज़ करवाऊँ ये चीज़, नॉट लाइक रिवाइज बट एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा दूं कि क्या हम कह रहे थे. सो वी वर टॉकिंग समथिंग लाइक दिस कि रादर देन कि मैं एक क्लास बनाऊं समथिंग, एक मैंने क्लास बनाई है, आप सब तक स्क्रीन विजिबल होगी होपफुली. आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा कर दूं, होपफुली इट इज़ बेटर. सो अगर आपने एक क्लास के अंदर से एक एक्स बनाया था इंटीजर टाइप का, और आपने कुछ फंक्शंस बनाए थे, void foo बनाया था, void foo1 बनाया था, एंड से इंटीजर foo1 बनाया था, सॉरी, एंड एक और भी बना लेते हैं से void इंटीजर, सॉरी, foo3 अगर हम बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि इसमें इंटीजर है और से कैरेक्टर है.
या थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, स्ट्रिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपने ये 4 चीज़ें बनाई, 4 फंक्शंस बनाए और एक ही चीज़ बनाई जिसको आप डेटा मेंबर कह रहे हैं, इंटीजर टाइप का। तो इस सिचुएशन में हमने ये कहा कि भाई रादर देन के एक अलग मैं क्लास बनाऊँ इन ऑर्डर टू चेंज द डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल मैं एक और क्लास यहाँ पे बनाता हूँ, एक डिफरेंट क्लास, और मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ अनदर क्लास, दिस इज़ वन क्लास एंड दिस इज़ अनदर क्लास, दिस इज़ क्लास समथिंग टू। एंड इसमें बस ये है फ़र्क कि इसका जो डाटा मेंबर है वो से फ्लोट टाइप का है, राइट। तो अब इस क्लास के अंदर और इस क्लास के अंदर यही फ़र्क है कि यहाँ पर डाटा मेंबर इंटीजर है और यहाँ पर डाटा मेंबर फ्लोट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, राइट। तो इस चीज़ के लिए रादर देन कि मैं अलग क्लास बनाऊँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्लास को क्लास टेम्पलेट बनाता हूँ। उसके सिंटेक्स पे मैं नहीं जा रहा, वो आपकी स्लाइड्स में दिया हुआ है। मैं इस क्लास को क्लास टेम्पलेट बना देता हूँ, दिस इज़ अ क्लास टेम्पलेट नाउ। और मैं ये कह दूंगा कि इस क्लास टेम्पलेट के अंदर एक टाइप होगी, ये नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, और वो जो टाइप आपको बताई जाएगी उस टाइप का ये डाटा मेंबर आपने रखना है। तो होगा ये कि आप जब भी इस क्लास का डाटा मेंबर बनाओगे ना, समथिंग की क्लास का आप डाटा मेंबर इससे पहले बनाते थे ऐसे, अब चूंकि ये एक टेम्पलेट क्लास हो गई है तो अब आपको साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि भाई किस तरह का डाटा मेंबर आप चाह रहे हो। अगेन आई एम नॉट डीलिंग विद द सिंटैक्स, गलतियाँ हो सकती हैं। तो एक क्लास का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, समथिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इससे पहले आप ऐसे बनाते थे, लेकिन अब चूंकि टाइप मांगी जाएगी, आपने एक टाइप बना दी है कि भाई टाइप आप बताओगे तो उस टाइप का डाटा मेंबर बन जाएगा। तो आप कह दोगे कि इंटीजर, आप चाहो तो इंटीजर टाइप का इस ऑब्जेक्ट में ओबीजे के अंदर जब ये सारी चीज़ें बनेंगी तो वो इंटीजर टाइप की बनेंगी। इसी तरह अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर इस यहाँ पर लिख देता हूँ से स्ट्रिंग, तो अब इस ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें बनेंगी, यानी कि ये जो चीज़ बनेगी, ये टाइप टाइप की जितनी भी चीज़ें बनी हुई होंगी वो स्ट्रिंग टाइप की हो जाएंगी। इस तरह ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो आप डाटा मेंबर्स चेंज कर सकते हैं। और मैंने एक और बात भी कही थी विच इज़ द क्रक्स ऑफ दिस होल डायलेमा, दैट इज़ कि लाजमी नहीं है कि यहाँ पर जो टाइप आएगी या जिस टाइप की आप इंटीजर की बना रहे हैं, स्ट्रिंग की बना रहे हैं, वो कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप ही हो, यानी कि जो ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स यानी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बनाएंगे तो वो भी मुमकिन है, ऑब्वियसली अंडर सर्टन जो है कंडीशंस। अगेन वो कंडीशंस भी आपके ऊपर हैं, जाकर आप स्टडी करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस पता लग जाएंगी, वरना जो है कि आप बस यही समझेंगे कि ये चीज़ हो सकती है। कंडीशंस में एक दो आपको ये बता देता हूँ कि भाई अगर आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की तरफ जाते हैं तो एक नुकसान आपको ये हो जाएगा कि आप जब यहाँ पर बताएंगे कि से स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है मैंने यहाँ पे, तो आपके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं स्टूडेंट की वो चेंज हो जाएंगी। हो सकता है स्टूडेंट की क्लास में कुछ कंपोज हुआ हुआ हो सकता है स्टूडेंट की क्लास ऑलरेडी इससे एसोसिएट हुई हुई हो, उसका पॉइंटर बना हुआ हो। तो इन चीज़ों को ज़रा हमें जहन में रखते हुए यहाँ पर बनाना पड़ेगा ताकि कोई क्लैशेस ना आने शुरू हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर लास्ट क्लास। अगेन आई हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग इन डिटेल, आपके ऊपर है, आप जाकर कोड करें, उसको समझें अच्छी तरह, उसके ऊपर एक्सरसाइजेस करें। But now the topic of today's class is standard class templates. So just like I said कि there are sorry excuse me कहाँ पर है ये, okay, standard template library and associative containers. So the thing is कि जिस तरह से हमने कहा ना कि हम एक क्लास बना सकते हैं और उसके अंदर डेटा टाइप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, बस वो क्लास की फंक्शनैलिटीज़ वही होंगी, बस ये है कि उसके अंदर जो डाटा स्टोर हुआ हुआ होगा वो किसी और तरह का हुआ हुआ होगा। इट्स नॉट लाइक कि आप उसी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। थिंक ऑफ इट लाइक अ बॉक्स। अगेन थोड़ा सा विजुलाइज अगर आप करना चाहें तो थिंक ऑफ इट लाइक अ बॉक्स, और लेट्स सपोज कि एक बॉक्स के अंदर आपने सिर्फ ब्लैक शर्ट्स रखनी है, ब्लैक कलर की शर्ट्स रखनी है, तो आप उस बॉक्स के अंदर सिर्फ ब्लैक कलर की शर्ट्स ही रख सकते हैं, राइट। बट इफ़ आई से कि वो बॉक्स वही है लेकिन आप उस बॉक्स के अंदर किसी भी कलर की शर्ट रख सकते हैं, तो इट वुड बी मोर लाइक कस्टमाइजेबल। आप अगर चाहें तो उसमें रेड कलर की शर्ट्स रखते हैं, आप अगर चाहें तो उसमें ब्लू कलर की शर्ट्स रखते हैं, आप जिस कलर की उसमें शर्ट्स रखना चाह रहे हैं आप उस कलर की शर्ट्स उस बॉक्स में रख सकते हैं। आप डिक्लेयर करते वक्त बस यही बता दें कि ये एक बॉक्स है और इसके अंदर शर्ट्स रखी जा सकती हैं, दैट्स इट। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये क्लास है समथिंग, उसके अंदर ये फंक्शनैलिटीज़ होंगी। अब जो डाटा होगा वो किस तरह का होगा वो आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसको बताते जाएं। तो इसी तरह जिस तरह आप क्लास टेम्पलेट्स बना सकते हैं, देयर आर सम, बल्कि मोर देन सम प्री डिफाइंड क्लास टेम्पलेट्स एग्जिस्टिंग इन C++।
राइट। ये जो फंक्शनैलिटीज़ जो कि अब मैं आपको पढ़ाऊँगा दैट दोज केम आफ्टर सी प्लस प्लस 11। सी प्लस प्लस का जो 11 वर्जन था और उसके बाद सी प्लस प्लस 17 और उसके बाद जितने भी वर्जन्स आ रहे हैं उन वर्जन्स के अंदर ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अगर आप सी प्लस प्लस 11 से पहले की कोई वर्जन चला रहे हैं अपने कंपाइलर के अंदर तो काइंडली अपडेट दैट। यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर दैट कि हाउ कैन यू अपडेट दैट। आप अपने जिस भी कंपाइलर है उसमें टूल्स में जाके कंपाइलर ऑप्शंस में जाएंगे तो आप वहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। सो सी प्लस प्लस 11 के बाद का ये एक फ़ीचर है एंड इट इज़ अ वेरी यूज़फुल फीचर। सो व्हाट हैपेंस इन एसोसिएटिव कंटेनर्स सो और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, बड़ी काम की चीज़ है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए और आप इस बात को अच्छी तरह पिक कर लेना तो आपके असाइनमेंट के और आपके जितने भी अगले प्रॉब्लम्स हैं चाहे वो ऊप के इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या अगले सब्जेक्ट से किसी से रिलेटेड हो तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। So our overview of this lecture is standard template library which is in C++ obviously and STL for short। STLs के components क्या क्या हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे और containers क्या होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, functions and iterators क्या होते हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। So let's start by just the basic what is a standard template library। So the STL is a part of the standard C++ class library। जिस तरह सी प्लस प्लस की क्लास लाइब्रेरी हमने देखी ना, स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर, आईओ स्ट्रीम की क्लास है, आप सी इन को यूज़ कर सकते हैं, आप गेट लाइन को यूज़ कर सकते हैं, आप जो है स्ट्रिंग डॉट लेंथ को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है ना, लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई हैं सी प्लस प्लस के। तो इसी तरह एस टी एल इज़ अनदर पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस लाइब्रेरी एंड कैन बी यूज एज एन स्टैंडर्ड, यानी कि आप उसको जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। Okay, the STL contains several kinds of entities. Obviously, because this is a library, so this contains many things inside it. The three most important are containers, algorithms and iterators. ये तीन चीज़ें हम इस कोर्स इस लेक्चर के अंदर लेकर चलेंगे कि there are three actually most important components of STL and that is number one containers, number two is algorithms and number three is iterators. These three things are interrelated to each other, इंटर टू ईच अदर इन सच अ वे कि अगर एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ का कोई फ़ायदा आपको नज़र आएगा, अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी या तीसरी चीज़ का आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। राइट, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर लिया हुआ है और उसके अंदर आपने लेट से कीबोर्ड अटैच नहीं किया फॉर एग्जांपल एंड इट डज़ नॉट हैव अ कीबोर्ड विद इट, राइट, सो आप उसको यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन ये है कि वो उस एप्लीकेबिलिटी के साथ यूज़ नहीं हो सकेगा। बन जाएगी चीज़, आपको नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर रखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करने बैठेंगे तो आपकी लिमिटेशंस हो जाएंगी बहुत सारी। इसी तरह अगर आपने से सीपीयू ले लिया है और मॉनिटर नहीं लिया है तो द कंप्यूटर विल रन अगेन, द कंप्यूटर विल रन, देयर इज़ नो इशू, सीपीयू के साथ कंप्यूटर रन हो जाएगा, बट ऑब्वियसली यू कैन यूज़ इट इन सच अ वे ताकि आप उससे कोई फ़ायदा उठा सकें तो उसके लिए आपको उसके साथ मॉनिटर या कोई स्क्रीन लगानी पड़ेगी। सो ये तीनों चीज़ें भी आप इसी तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, algorithms, iterators and containers, these are the three major components of STL। Okay, there are some typings so I'm just skipping that, typing errors। So what are the three components of STL? The three most important components of STL are containers, algorithms and iterators। So let's start from container। What is a container? A container is a way that stored data is organized in a memory। So now you have to understand this very carefully कि all right, uh, we have to understand this very carefully that what is a container, so you would have to visualize this with me। So just like I said in the example जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दी कि there is a box जिसके अंदर आप ब्लू कलर की शर्ट्स रख सकते हैं या ब्लैक कलर की शर्ट्स रख सकते हैं। आपने एक बॉक्स बनाया जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर आप शर्ट्स रख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप रियल लाइफ के अंदर उस बॉक्स के अंदर शर्ट्स की जगह कुछ और नहीं रख सकते, यू कैन डू दैट एज वेल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट इन अ वे ताकि हम उसको थोड़ा सा समझ सकें बेहतर तरीके से। सो अ बॉक्स ऑब्वियसली इज़ अ कंटेनर, राइट, अ बॉक्स इज़ अ कंटेनर, उसके अंदर आप शर्ट्स रख सकते हैं। नाउ टेल मी, this is just a rhetorical question, now tell me that there is another container as well and that container is say a mug or a glass है एक आपके पास। उस ग्लास को किस लिए यूज़ किया जा सकता है? आमतौर पर आप उसमें जो है क्या कह सकते हैं लिक्विड्स फ्लूइड्स को आप पीते हैं या उसको कंटेन करते हैं।
आपने पानी भर लिया उसमें, आपने कोई जूस भर लिया या आपने कोई चाय वगैरह रख ली उसमें, ये ग्लासेस का काम यही है, ग्लास या मग्स का। सो दीज आर कंटेनर्स, राइट। इसी तरह बहुत सारे और कंटेनर्स हैं। एक बॉक्स हो गया, आपने एक मग दे दिया। इसी तरह जो है क्या कहते हैं, देर आर प्लेट्स एज वेल। आप प्लेट जिसमें खाना खाते हैं, अब आप उस प्लेट के अंदर कभी पानी नहीं पीते, या उस प्लेट के अंदर आप खाना ही रखेंगे, या कोई आपने जो चीज़ बनाई है, कोई कुक की है आपने कोई चीज़, आप वही चीज़ रखेंगे, आप उसके अलावा कोई चीज़ नहीं रखेंगे, राइट। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। इसी तरह आपका जो बैग है, आप अगर बैकपैक पहनते हैं तो उस बैकपैक के अंदर ऑब्वियसली आप पानी भर कर नहीं लेकर जाएंगे, उसके लिए एक अलग कंटेनर है, आप बॉटल में या किसी थर्मस वगैरह में रखेंगे। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। सो सी प्लस प्लस के अंदर भी कंटेनर्स कुछ इसी तरह का काम करते हैं। कंटेनर्स इज़ अ वे जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकें, राइट। तो वो डाटा किसी तरह का भी हो सकता है, तो उस कंटेनर को जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑब्वियसली कंटेनर। The second line would be very feasible in order to understand this concept. An array, as we know it, is the most usable and common type of a container. जो एरे जिसको आप कहते हैं कि आपने एक एरे बना दिया, आपने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया, कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया, इंटीजर टाइप का एरे बनाया, आप पिछले 1 साल से एरेज के ऊपर काम कर रहे हैं। सो वो जो एरेज हैं, दैट एरे इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ कंटेनर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप चीज़ें कंटेन करते हैं, दैट इज़ अ कंटेनर। सो एरे जो है वो सबसे कॉमन टाइप है जिसको आप पहले कंटेनर पढ़ाने से पहले ही एरे पे काम काफ़ी सिखा दिया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। सो एरे इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंटेनर। इन एडिशन टू एरेज के साथ साथ देर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स डिजाइंड इन सी प्लस प्लस लाइब्रेरी टू स्टोर डाटा। एरे के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जिसके थ्रू हम जिसके अंदर हम डाटा को कंटेन या स्टोर कर सकते हैं। दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कंटेनर्स। आई थिंक यू हैव नाउ अ प्रीटी गुड आइडिया अबाउट के क्या है एक्चुअली कंटेनर। सो कंटेनर इज़ समथिंग जो कि एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी के अंदर, जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। Okay, so moving on. Okay, here the STL containers are implemented by template classes. बस यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ जाए तो आगे की चीज़ें सिर्फ इसकी एक्सटेंशन है। STL कंटेनर्स, जिसको अभी हमने कहा कि कुछ कंटेनर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिसके अंदर डाटा को स्टोर कर दिया जाता है, वो STL के कंटेनर्स कहलाते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के कंटेनर्स। दीज STL कंटेनर्स आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि उसका काम कौन संभालता है, उसको मैनेज कौन करता है, उसको डिटेल में काम कौन कर रहा होता है, किसके ऊपर काम हो रहा होता है। दीज STL कंटेनर्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय टेम्पलेट क्लासेस, which means there are classes existing in C++ जिसके अंदर functions बहुत सारे हैं, आप बहुत सारी functionalities उसकी use कर सकते हैं, but those classes are not limited by the data type। आप चाहे कोई भी data type दे दें, उसके ऊपर वो काम करके आपको दिखा देगा। Just like the box of blue shirts and black shirts, there are several boxes existing in C++ where you can store data रिगार्डलेस ऑफ के उस शर्ट का कलर क्या है, रिगार्डलेस ऑफ के वो इंटीजर है, रिगार्डलेस ऑफ के वो स्ट्रिंग है, किसी तरह का भी डाटा है। फंक्शंस बहुत सारे हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं, आप उसको कैरी कर सकते हैं, आप उसको लेकर जा सकते हैं, आप उसको लेके आ सकते हैं, आप उसको ओपन कर सकते हैं, आप उसमें से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उसमें से डाटा का साइज़ मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। एंड दोज आर नॉट लिमिटेड बाय data types because those are designed in template classes, so they can be easily customized to hold different kinds of data। तो आप उसको customize कर सकता है यूज़र अपने हिसाब से। There are tens of containers available for use in C++ STL के अंदर बहुत सारे containers मौजूद हैं। I'm not saying कि hundreds of, यहाँ पर लिखा हुआ भी इसी तरह है कि tens of containers। There are many containers and बहुत सारे containers वहाँ पर जो है वो exist कर रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले इफ़ आई जस्ट आस्क यू गाइस, और मुझे ज़रा इंटरेक्टिव रहकर मुझे ये लेक्चर इसमें चैट रूम में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि और किस तरह के कंटेनर्स हो सकते हैं। डू यू हैव एनी वाइल्ड गेस और एनी आइडिया अबाउट कि चलें एरे तो समझ में आता है, यू आर कंटेनिंग सम एलिमेंट्स इन देयर। सो कैन यू गाइस गैस और टेल मी एन आइडिया कि सर ये एक स्टोरेज का यूनिट होना चाहिए, स्टोरेज का तरीका होना चाहिए जो कि सी प्लस प्लस में नहीं है, एंड मे बी शायद वो आपको कंटेनर्स की क्लास के अंदर मिल जाए। So just tell me your ideas. What do you think about any other containers rather than a standard array? Struct. Okay, Kazimuddin is saying struct. Okay, structure
यू कैन से दैट स्ट्रक्चर इज़ अ कंटेनर, बट स्ट्रक्चर के अंदर देखें आप, जब स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शंस को उस तरह यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह आप क्लासेस में यूज़ करते हैं। तो हमने बेसिक फ़ायदा ही यही बताया टेम्पलेट क्लासेस का या स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के कंटेनर्स का, कि उसमें फंक्शनैलिटीज़ आप यूज़ कर रहे होगे, बस डेटा टाइप का फ़र्क होगा। बट स्ट्रक्चर में आप फंक्शंस को तो इस तरह इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो वो फंक्शंस बनना एक एक थोड़ा सा मुबहम बन जाएगी बात। एनी अदर ऑप्शन, कीप गेसिंग। Okay, Uwais Ahmed is saying list. What do you mean by list? Is array not a list? Hmm. Okay, there are a lot of guesses here, but I would just go ahead and say that most of these guesses are already like predetermined. आप वही लफ्ज़ बोल रहे हैं जो कि कंटेनर क्लासेस में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आई वॉज जस्ट होपिंग कि आप कुछ ऐसी रफ चीज़ मुझे बताएं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें सी प्लस प्लस के अंदर, बट नेवरदलेस लेट्स मूव ऑन। सो लाइक आई सेड कि बहुत सारे कंटेनर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन कंटेनर्स को भी दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, नॉट क्लासेस, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। क्लासेस ना कहें उसको, बिकॉज क्लास इज़ अ रिजर्व्ड कीवर्ड इन आवर सी प्लस प्लस लेक्चर्स। सो दो टाइप्स के कंटेनर्स में डिवाइड किया जाता है, एक है सीक्वेंस कंटेनर्स और एक है एसोसिएटिव कंटेनर्स। सो व्हाट आर सीक्वेंस कंटेनर्स? लेट्स सी व्हाट आर सीक्वेंस कंटेनर्स, दोनों में फ़र्क क्या है। सो सीक्वेंस कंटेनर्स ऐसे कंटेनर्स जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर करते हैं, यानी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, लाइक हाउसेस ऑन अ स्ट्रीट। किसी गली के अंदर जो घर बने हुए होते हैं, एक घर के अंदर दूसरा घर नहीं बना हुआ होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एन स्टैंडर्ड स्ट्रीट जिसके ऊपर आप लेट्स से कि कुछ घर बने हुए हैं, 10 से 15 घर बने हुए हैं। So you cannot envision a house within a house, right? I'm not talking about the apartment system. I'm talking about houses. So you cannot envision a house within a house, कि चलें एक घर है उसके अंदर कितने घर जो है वो बने हुए हैं, right? I'm talking about houses again. I'm again repeating. I'm talking about houses. I'm not talking about families or whatever traditional distribution that we do. सो लाइक हाउसेज ऑन ए स्ट्रीट, लेट्स सपोज आपने एक घर तक जाना है, आप किसी भी अगर गली में जाते हैं और आपको एक नंबर बता दिया जाता है कि हाउस नंबर 24 तक आपने पहुंचना है, तो यू वुड हैव टू लाइक यू कांट जस्ट जंप ऑन टू हाउस नंबर 24। you would have to go through house number 1, then 2, then 3, then 4, then 5 and so on to house number 24, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आप हाउस नंबर 24 तक डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चलें 1 से 12 तक एक गली के अंदर हैं घर, और फिर 13 से लेकर 24 तक दूसरे में हैं, तो आपने अगर 24 तक जाना है तो आप 13 वाले स्ट्रीट में जाते हैं और फिर आप 24 तक पहुँचते हैं। या अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप एरे की एग्जांपल लें, तो एरे के अंदर अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक डाटा तक जाना है, तो उस डाटा तक आप डायरेक्टली जंप कर पा रहे होते हैं, राइट? सो इस कंसेप्ट को ज़रा गौर से समझिएगा कि एक्चुअली हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ईच एलिमेंट एक्सेप्ट एट द एंड्स। आखिरी में जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट एट द एंड्स, हाँ, या इज प्रिसीडेड बाय वन स्पेसिफिक एलिमेंट एंड फॉलोड बाय अनदर। तो इस बात को ज़रा समझें। इस बात को समझाने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि बिकॉज दिस मीटिंग जो कि मैंने अभी बनाई है, आई डोंट हैव द प्रो वर्जन ऑफ दिस जूम, तो ये 40 मिनट्स के बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, विच वुड बी 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। सो 2:10 के ऊपर आपको इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवेल द नेक्स्ट 30 और सो मिनट्स, राइट? सो काइंडली इस बात को गौर से सुनिएगा कि आप जो है मीटिंग को दोबारा काइंडली ज्वाइन कीजिएगा अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो, राइट? So this is actually sequence containers. So sequence containers की अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मेरे पास आई हुई है, बट दोज आर नॉट रिलेटेड टू दिस, नॉट रिलेटेड टू एक्चुअली सीक्वेंस कंटेनर्स। सो लेट्स सपोज देयर इज़ अ सीक्वेंस कंटेनर। आप सीक्वेंस के अंदर जिस तरह हाउसेज ऑन द स्ट्रीट की मैंने बात की, कैन यू गेस एनी अदर एग्जांपल फॉर दैट?
इट विल बी द सेम आईडी, आप बस इसी आईडी के साथ ज्वाइन कीजिएगा, जब आप डिस्कनेक्ट हो जाएं तो इसी आईडी के साथ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, दिस विल वर्क। या एनी अदर गेसेस, कम ऑन। सीक्वेंस में कहाँ स्टोर करते हैं भाई हम चीज़ें? ओके, दैट्स गुड एग्जांपल। गोइंग टू रोल नंबर ऑफ योर सीट, लेट्स सपोज आपकी सीट नंबर रखा हुआ है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप अपना रोल नंबर किस तरह से जो है वो सर्च करते हैं? यू गो बाय द सीक्वेंस, यू वुड सी कि आपका नंबर अगर 34 है तो इससे पहले 32 अगर आपको नज़र आ रहा है तो यू वुड से कि अच्छा इसके बाद मुझे जाना है या इससे पहले जाना है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपने सीक्वेंस में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो रादर देन के शुरू और एंड वाले के अलावा, फर्स्ट और लास्ट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे पहले भी एक एलिमेंट है और उसके बाद भी एक एलिमेंट है, राइट? सो दिस इज़ एक्चुअली द स्टैंडर्ड ऑफ सीक्वेंस कंटेनर्स। या अगर आप देखें जिस तरह अभी यहाँ पर एक और एग्जांपल आई है कि बसेस चल रही हैं एक रोड के ऊपर, वन बिहाइंड अनदर, सो नो बस इज़ लाइक ऑन टॉप ऑफ अनदर, और एक जगह पर दो बसेस नहीं हैं और आप जंप करके दूसरी बस पर नहीं जा सकते, आप जो है चल कर या आपको जो है गुजर कर एक बस को क्रॉस करना है, फिर दूसरी बस को क्रॉस करना है, एंड इसी तरह फिर आप आगे चलकर पूरे रोड को क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली जो है सीक्वेंस कंटेनर्स। तो जो ऑर्डिनरी आपका सी प्लस प्लस का एरे होता है, वो जो एरे होता है वो एक सीक्वेंस कंटेनर है। इट इज़ नॉट अ जंपिंग कंटेनर, जिसको आप दूसरी तरफ में कह लो, इट इज़ नॉट अ जंपिंग कंटेनर कि आप जंप करके एक एलिमेंट तक नहीं जा सकते, आपको सीक्वेंस से गुजरना पड़ेगा इस पूरे एलिमेंट को पहुंचाने के लिए। ऐसा क्यों है? आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि ARR3 तो मैं फोर्थ पे पहुँच जाता हूँ ना, अगर मैं लिखता हूँ ARR9 तो मैं 10th एलिमेंट पे पहुँच जाता हूँ, इट्स जंपिंग, इट्स नॉट गोइंग इन अ सीक्वेंस, but actually it is going in a sequence. And how is it going in a sequence? It is going in a sequence that when you write ARR say 10, अगर आप ARR 10 लिखते हैं, let me just open my notepad, अगर आप ये लिखते हैं तो ये 11th मेंबर तक नहीं आता, बल्कि एक्चुअली बैकग्राउंड में ये कर रहा होता है कि ARR का एड्रेस निकालता है और उसमें प्लस करता है 10, यानी कि 10 की जंप्स करता है। पहले 1 प्लस करेगा, वो कहेगा अच्छा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और फिर वो 10th तक जाएगा। ओके, सो एरे जो है आपका वो एक सीक्वेंस कंटेनर है। एंड मूविंग ऑन, असल चीज़ के ऊपर आते हैं, थ्योरेटिकल बात काफ़ी हो गई है। कुछ और सीक्वेंस कंटेनर्स जो हैं उसके अंदर वेक्टर है, लिस्ट है, DQ है, इसके अलावा भी और कुछ हैं दो चार। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर इज़ जस्ट लाइक एन एरे, बस इसका फ़ायदा ये होता है कि यू कैन नॉट जंप और लाइक टेल इट टू प्रिंट द 10th एलिमेंट और 11th एलिमेंट, और इस तरह के एलिमेंट्स को आप नहीं कर सकते। इट गोज़ लाइक इन अ क्यू, जिस तरह एक लाइन होती है ना, आप उस तरह इस वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इट इज़ जस्ट लाइक एन एरे बट इट यूजेज़, ओके वॉइस में इशू आ रहा है, एरे इज़ अ सीक्वेंस कंटेनर। सो वेक्टर इज़ जस्ट लाइक एन एरे, जस्ट इसका फ़ायदा ये होता है कि एरे के अंदर आप किसी भी एक जगह के ऊपर किसी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। लेट्स से अगर आप चाहते हैं ARR7 के ऊपर ये वैल्यू स्टोर हो जाए तो वो स्टोर हो जाती है। बट वेक्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एट द एंड ऑफ योर एरे। सो अगर आपके एरे के अंदर ABC स्टोर हुआ है तो अगर आप नेक्स्ट चीज़ को इनपुट करना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप B की जगह पर कोई और वैल्यू स्टोर करवा दें। आप जो भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो आप C के बाद ही स्टोर करवा सकते हैं, और इसी तरह A से पहले ही स्टोर करवा सकते हैं, उसके अलावा आप स्टोर नहीं करवा सकते, बीच में आप किसी चीज़ को रिप्लेस या स्टोर नहीं करवा सकते। इसके कोड के ऊपर भी आएंगे, तो अभी ज़रा हम इसकी थ्योरी जो है उसको कवर कर लेते हैं और फिर कोड की तरफ आते हैं। इसका कोड कुछ इस तरह से होगा, इसके ऊपर आते हैं। फिर आते हैं एसोसिएटिव कंटेनर्स। अभी हम बात कर रहे थे सीक्वेंस कंटेनर्स के ऊपर, फिर आते हैं एसोसिएटिव कंटेनर्स, और ये बड़ा एक अच्छा यूजेज है इसका। An associative container is not sequential, instead it uses keys to access data. associative container के अंदर keys exist कर रही होती हैं। आपको मैं अगर सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं कि एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है, तो कंसिडर, जस्ट विजुअलाइज विद मी, कि आप अगर एक एरे में कोई चीज़ स्टोर करते हैं, तो एरे में स्टोर करने के लिए अगर मैं कहता हूँ आपका नाम स्टोर हो रहा है, जैसे अहमद आपने स्टोर करना है, स्ट्रिंग की एक एरे बनी हुई है, वो जो आपने अहमद स्टोर किया है वो या तो ARR0 पे होगा, या तो वो ARR1 पे होगा,
या तो वो ARR2 पे होगा, इसी तरह वो किसी ना किसी एरे की लोकेशन पर होगा. हाउ अबाउट जस्ट लुक एट इट और आपको बात समझ में आ जाएगी कि व्हाट आर एसोसिएटिव कंटेनर्स. सो अगर मैं ये कहता हूँ कि इस जगह के ऊपर आपने ये स्टोर करना है, राइट, आप स्टोर कर सकते हैं. व्हाट इफ के मैं ये चाहूँ कि यही चीज़ मुझे स्टोर करनी है, लेकिन इस तरह स्टोर करनी है. से कोई और कोर्स हम उठाते हैं ICT और हम ये लिख देते हैं कि दिस इज़ अहमद, कोई और टीचर है. आप देख रहे हैं कि मैं एरे के अंदर टीचर्स के नाम स्टोर कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं ARR0 के अंदर टीचर के नाम स्टोर करूँ, ARR1 के अंदर किसी टीचर का नाम स्टोर करूँ. इट्स लाइक कि ये टीचर्स के नाम आ गए. आपने टीचर्स के नाम एरे में स्टोर कर दिए, ऊपर भी आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं. ये जो एक्चुअली है ना, दिस इज एक्चुअली एसोसिएटिव कंटेनर्स. ये इस तरह बनाया नहीं जाता जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस तरह यूज़ हो सकता है. सो इट वुड बी वेरी यूजेबल अगर आप ये ना कहें कि भाई सेकंड के बाद थर्ड नंबर पे टीचर ये है, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पर ये टीचर है, फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर पर ये स्टूडेंट है, वॉट. आप ये कहें लाइक कैन यू से ICT इज बिफोर ऊप और आफ्टर ऊप? कैन यू से दैट कि दिस थिंग इज बिफोर दिस और बिफोर दैट और आफ्टर दैट? लाइक यू कैन से हियर, sorry, right? So Ahmad is stored, obviously stored after Zubair. Ali is stored obviously after Ahmad. Ahmad is stored obviously plus before Ali. But here is nothing like that. There is no sequence here. These are just keys. What is the key? ICT is the key, and against that key what is saved? Ahmad is saved, right? So these are actually one of the uses of associative containers. Let's just skip to that. The keys, typically numbers or strings, are used automatically by the container to arrange data. If you know the key, you can access the associated values swiftly. If you don't know the key, you cannot actually access that thing. Okay. Some of the associated containers बहुत सारे हैं, कुछ उसमें से set है, multi set है, map है, multi map and queue. Right. So okay, so this was these are some of the associative containers जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कुछ associative containers इस तरह हो सकते हैं. रफली इनका आइडिया ले लेते हैं कि क्या है. What is set? It stores only the key objects. Only one key of each value is allowed. So set के अंदर आप सिर्फ एक की अलाउ कर सकते हैं. It's just like a set of mathematics. जिस तरह मैथमेटिक्स में आप एक सेट बनाते हैं ना, तो उस सेट के अंदर आप डाटा सीक्वेंशियली तो स्टोर कर रहे होते हैं, बट एक सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होता है कि आप कीज़ को रिपीट नहीं कर सकते. यानी कि एक की ही अलाउ होगी, एक ही डाटा अलाउ होगा उसके अंदर. अगर आपने एक जगह के ऊपर 5 स्टोर कर दिया है तो 5 आप दूसरी तरह जगह पर आप स्टोर नहीं कर सकते, आप की दूसरी चेंज नहीं कर सकते. सो रफली मैं आपको थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ, इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाइएगा. मैप की अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएट्स की ऑब्जेक्ट्स विद वैल्यू ऑब्जेक्ट, ओनली वन की ऑफ ईच वैल्यू अलाउड. ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई थी टीचर की और उसके कोर्स के साथ स्टोर करने के लिए, दिस इज़ एक्चुअली अ मैप, राइट. मल्टी मैप या मल्टी सेट की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर कीज़ को आप डबल कर सकते हैं. यानी कि जिस तरह से मैंने अभी बताया ना कि आप ऊप की के अगेंस्ट आपने अहमद सेव कर दिया, तो रादर देन कि आप ऊप की के अगेंस्ट सेव करो, आप हो सकता है दो चीज़ें की बना दो, मल्टी की बना दो. लाइक रादर देन कि आप सिर्फ एक की को यूज़ करो, आप से इस तरह की को यूज़ कर दो कि ये दो कोर्सेज जो है वो अली पढ़ा रहे हैं, एक से ज़्यादा कीज़ हो गई, राइट. तो इस तरह आप कीज़ को बना सकते हो. क्यू और स्टैक, दीज आर आल्सो द टाइप्स ऑफ एसोसिएटिव कंटेनर्स. ये भी ऑलरेडी बनी हुई हैं C++ की लाइब्रेरी में, और इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि स्टैक के अंदर यू कैन स्टैक थिंग्स. स्टैक इज़ लाइक व्हेन यू राइट place your book one on another. This is a simple kind of an stack. आपने एक बुक रखी, आपने उसके ऊपर एक दूसरी बुक रखी, आपने उसके ऊपर एक तीसरी बुक रखी, इस तरह आपने एक काफ़ी लंबा 10-20 बुक्स का एक स्टैक बना लिया.
तो देखने में आपको ये एक टाइप ऑफ एन एरे ही लग रही होगी, बट स्टैक का फ़ायदा ये होता है कि यू कैन ओनली प्लेस योर बुक ऑन टॉप, यू कैन ओनली रिमूव द बुक फ्रॉम टॉप, दैट्स इट। आप नीचे से कोई बुक नहीं निकाल सकते। अगर आप नीचे से निकालेंगे, वैसे तो आप विजुलाइज कर रहे हैं कि आप नीचे से भी कोई बुक निकाल सकते हैं, बट रिमेंबर कि अगर आप नीचे से कोई बुक निकालेंगे, स्टैक की मैं बात कर रहा हूँ, काइंडली विजुलाइज विद मी वेरी केयरफुली। अगर आप स्टैक में से नीचे से कोई बुक निकाल देते हैं, सबसे नीचे रखी हुई बुक निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो पोजीशन 1 पर है, उससे ऊपर वाली बुक पोजीशन 2 पर है, उससे ऊपर वाली बुक पोजीशन 3 पर है, तो अगर आप नंबर 1 वाली बुक को अगर रिमूव करते हैं, नीचे से निकालते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर जो नंबर 2 पर बुक थी, अब उसकी पोजीशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह जो नंबर 3 पर थी, उसकी 2 हो जाएगी। इसी तरह सारी बुक्स जो हैं वो स्विच हो जाएंगी, स्वैप करेंगी, एक एक बाइट उनका शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह ये एक स्टैक होता है। इसी तरह क्यू होती है, और क्यू के अंदर जिस तरह एक नॉर्मल क्यू आपको नज़र आ रही होती है किसी भी जगह पर, किसी बैंक में अगर आप चले जाएं, वहाँ पर अगर क्यू बनी हुई है किसी की, तो इट्स लाइक कि यू कैन ओनली गो फ्रॉम लाइक द टॉप ऑफ द क्यू, राइट। इट्स नॉट लाइक टॉप, इट्स लाइक कि आप जो है उसके बिल्कुल एंड से जो है वो रिमूव हो सकते हैं, आप वहाँ से अपना काम करवाएं और वहाँ से चले जाएं। बीच में आप ना आ सकते हैं, अगर आप एक क्यू के अंदर आते हैं तो आप उस क्यू के बीच में नहीं आ सकते, यू कैन ओनली गो एट द ओनली रियर, मोस्ट रियर ऑफ द क्यू। सो दीज आर क्यू एंड स्टैक, और इनके लिए जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है वो है फीफो और लीफो, FIFO एंड LIFO, and those FIFO and LIFO are actually stand for first in first out and last in first out। जिस तरह मैंने बुक के स्टैक की एग्जांपल ली, तो उसके अंदर अगर आप बुक को टॉप पर रखते हैं तो सबसे पहले कौन सी बुक निकलेगी, विच विल बी द फर्स्ट आउट, विच विल बी द फर्स्ट आउट, द लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिर में जो बुक रखी जाएगी पहले वो निकलेगी। इसी तरह फीफो, जिस तरह से क्यू है, सबसे पहले कौन सी चीज़ निकलेगी एक क्यू में से, कौन सा शख्स सबसे पहले क्यू में से निकलेगा, जो सबसे पहले आया है। स्टैक में ये नहीं है, स्टैक में जो पहले बुक रखी गई वो सबसे आखिर में निकलेगी। सो ये कुछ फ़र्क हैं इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसके कोड के ऊपर भी आते हैं, बस ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। एल्गोरिदम्स जो हैं वो एक्चुअली इनके क्लास फंक्शंस होते हैं, इन STLs के फंक्शंस। स्टैक अगर आपने बना दिया तो उस स्टैक के अंदर आपने कोई डाटा स्टोर करना है, उसका साइज़ देखना है, उसमें से कुछ रिमूव करना है। इसी तरह मैप बनाना है, आपने की को प्रिंट करना है, कीज़ को रिमूव करना है। ये सारे काम जो हैं वो एल्गोरिदम्स कर रहे होते हैं। और जो आइट्रेटर्स होते हैं, बेसिकली दोज आर द थिंग्स जो कि आपको एरेस को, सॉरी, कंटेनर्स को पार्स करके देते हैं। पार्स का मतलब ये है कि आपने एक कंटेनर बनाया, एरे अगर बना हुआ है तो उसमें तो आपको पार्सिंग पता है कि आप 0 1 2 3 4 इस तरह आप एक्सेस कर सकते हैं मुख्तलिफ जो है चीज़ों को। बट जो एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं उनको पार्स करने के लिए आइट्रेटर्स यूज़ होते हैं। दीज आर जस्ट कंसिडर दोज लाइक पॉइंटर्स, कि वे पॉइंट कर रहे होंगे, वो इस पे पॉइंट कर रहा है, नंबर 1 पे पॉइंट कर रहा है, फिर वो एक दूसरे डेटा के ऊपर पॉइंट करने लग जाता है, फिर वो एक तीसरे डेटा के ऊपर पॉइंट करने लग जाता है, एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट बाय सीइंग सम ऑफ दीज कोड्स इन रियल टाइम। मैंने कुछ कोड्स डिज़ाइन किए हैं, तो कोड ब्लॉक्स में ओपन कर लूँ, उसके बाद फिर जो है बात को कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कौन से क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने पिछले जो क्वेश्चंस पूछे थे वो ऑब्वियसली स्किप हो गए बिकॉज वी जस्ट रिकनेक्टेड। तो अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो वो काइंडली रीराइट कर लें। या यूनिक कीज़ यूनिक होंगी, मुजफ्फर हुसैन पूछ रहे हैं कीज़ यूनिक होंगी। अगर मैंने ऊप दे दी एक की तो फिर वो ऊप की कहीं और नहीं हो सकती ना, तो वो कीज़ हमेशा जो है वो यूनिक होंगी। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है शिराज हुसैन। या जिस तरह से मैंने कहा ना मुजफ्फर, आपके क्वेश्चन और एक दो और क्वेश्चंस भी हैं वो इसी तरह हैं कि वो थोड़ी डिटेल में जा रहे हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग कि हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ओवरव्यू दीज थिंग्स। और इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो सारी आप फंक्शनैलिटीज़ खुद जाकर जहाँ पर आपको यूज़ उसका लगे, आपको नज़र आए उसका यूज़, तो आप वो कीजिएगा। दिस इज़ योर कोड ब्लॉक्स। So just start by making a simple CPP file। I think मैं इसको एक अलग फोल्डर बना देते हैं इसका, because we are not making a project। राइट, इस फोल्डर के अंदर हम सेव करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेक्टर की।
तो हम वेक्टर डॉट cpp बनाते हैं एक, और ये है आपका आई थिंक वेक्टर का कोड। नो, दिस इज़ समथिंग एल्स। मैप सेट, या दिस इज़ योर वेक्टर्स कोड। अच्छा, आपको नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट। दिस इज़ योर वेक्टर्स कोड। सो व्हाट हैपेंड? सो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही है। आयो स्ट्रीम, अच्छा, जो भी आप STL की वो लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, हैश इंक्लूड करके वो कर दीजिएगा। यानी कि सेट है, मल्टी सेट है, मैप है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, हैश इंक्लूड करके उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड आपको लाजमी करवाना होगा। यू विल यूज़ यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये आपने एक बनाया है, रिमेंबर के आई सेड के वेक्टर इज जस्ट लाइक एन एरे, तो आपने एक एरे बना दिया फर्स्ट नाम का। ये किस टाइप का बनाया आपने? इंटीजर। रिमेंबर कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स थे, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ टेम्पलेट। तो चूंकि ये एक टेम्पलेट लाइब्रेरी बनी हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर करना चाह रहे हो। एक वेक्टर के अंदर एक ही तरह का डाटा स्टोर हो सकता है, जस्ट लाइक एन एरे। तो फर्स्ट एक और मैंने एरे बनाया, वेक्टर बनाया। तो ये 4 वेक्टर्स मैंने बनाए हैं, अलग अलग तरीके से बनाए हैं। अगर इसको देखें तो इसमें इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यानी कि एम्प्टी वेक्टर बनेगा इंटीजर्स का। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर इसका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टाइप कॉल हो रहा है, यानी कि आप 4 और 100 को स्टोर करवा रहे हैं। तो एक्चुअली जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इस वेक्टर क्लास का, अगर आप उसमें 2 ये इंटीजर वैल्यूज़ दे देते हो, तो उसमें जो पहली इंटीजर की वैल्यू है वो क्या कंसिडर होती है और सेकंड क्या कंसिडर होती है, वो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपने इस तरह डिफाइन किया है किसी वेक्टर को, तो इसका मतलब है कि यू हैव स्टोर्ड 4 मेंबर्स ऑफ दिस वेक्टर विद द नंबर 100। यानी कि 4 मेंबर्स जो उस वेक्टर के होंगे ना स्टार्टिंग, उसके अंदर 100 सेव हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 10, तो इसका मतलब है कि शुरू के 10 मेंबर्स के अंदर 100 सेव हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं वेक्टर के अंदर। इसी तरह अगर आप एक और वेक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर आप ये काम भी कर सकते हैं। दीज आर एक्चुअली द फंक्शंस जो कि मैं आपको बता रहा था कि भाई क्लास के फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सेकंड डॉट बिगिन का मतलब क्या है कि जो सेकंड वेक्टर बना हुआ है उसको डॉट बिगिन, यानी उसका मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है। सेकंड डॉट बिगिन अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब है कि इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो रिटर्न किया जाएगा, और सेकंड डॉट एंड का मतलब ये है कि सेकंड का जो आखिरी एलिमेंट है वो रिटर्न किया जाएगा। तो इसमें होगा क्या, इस थर्ड के अंदर सेकंड डॉट बिगिन और सेकंड डॉट एंड यहाँ पर भेजा जा रहा है। रिमेंबर कि जो सेकंड डॉट बिगिन और सेकंड डॉट एंड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 100 टाइप के 100 वैल्यूज़ के नंबर्स स्टोर हो जाएंगे। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, अगर आप रन करेंगे आपको आप इसको देख लीजिएगा। एक और मैंने बनाया है, नाउ दिस इज़ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर दैट इज़ बीइंग कॉल्ड। आपने वही वेक्टर बनाया इंटीजर टाइप का, एक उसका नाम दिया, और उसके अंदर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर थर्ड भेज दिया, यानी कि एक और वेक्टर भेज दिया, विच मीन्स के फोर्थ जो है दिस विल बी इक्वल टू थर्ड। तो यहाँ पर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब मैं जब आउटपुट करवाता हूँ तो आउटपुट वेक्टर का एक फंक्शन मैंने खुद बनाया है, और उसके अंदर मैं वेक्टर को भेजता हूँ एज अ रेफरेंस, और उसको मैं पार्स करके प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट करवाने के लिए देखें अब यहाँ पर आइट्रेटर्स यूज़ हो रहे हैं। व्हाट आर आइट्रेटर्स? ये है डिक्लेरेशन, ये इसकी टाइप है, ये इसका नाम है। तो आपने लिखा आइट्रेटर ऑफ टाइप वेक्टर, यानी वेक्टर टाइप का मुझे आइट्रेटर चाहिए, और उसका नाम आपने रख दिया IT। लाइक आई सेड कि आइट्रेटर्स आर जस्ट लाइक अ पॉइंटर, तो एक तरह से पॉइंटर बन गया। ये स्टार्ट में कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर मैं इसमें एक लूप चलाता हूँ और मैं ये कहता हूँ IT, यानी कि जो आपने पॉइंटर बनाया, जो आपने आइट्रेटर बनाया, इट इक्वल्स टू आइटम्स डॉट बिगिन। तो आइटम्स डॉट बिगिन का जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है स्टार्टिंग पॉइंटर की एड्रेस। तो जो स्टार्टिंग पॉइंटर होगा आपके इसका, जो भी आप भेजोगे, जैसे मैंने फर्स्ट भी भेजा, सेकंड भी भेजा, थर्ड भी, जो भी आर्गुमेंट में एरे आएगा, फैक्टर आएगा, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो IT में सेव हो जाएगा। और जब तक एंडिंग पॉइंटर नहीं आ जाता IT के अंदर, तब तक IT को प्लस प्लस करता जाए, यानी कि एडवांस होता जाए आपका पॉइंटर, अगले वेरिएबल के ऊपर आता जाए, अगले डाटा के ऊपर आता जाए, जब तक कि वो एंड ना हो जाए। और मैंने प्रिंट क्या किया है, नॉट IT, नॉट द पॉइंटर, नॉट द एड्रेस, बल्कि डी रेफरेंसिंग ऑफ IT, यानी कि इस IT के ऊपर जो वैल्यू रखी हुई है वो मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट क्विकली ट्राई टू रन इट। एक वेक्टर की एग्जांपल देखते हैं, एक मैप की एग्जांपल देखते हैं, और फिर इंशाल्लाह क्लास को ख़त्म करेंगे। देयर आर सम एरर, नो देयर। तो ये देखें, ये आपके पास आउटपुट है।
फर्स्ट वेक्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं की। सेकंड के अंदर हमने 4 दफ़ा 100 स्टोर किया। थर्ड वेक्टर के अंदर भी यही किया हमने कि जो सेकंड डॉट बिगिन से लेके सेकंड डॉट एंड तक है वो वैल्यूज़ जो है थर्ड के अंदर आ गई। फोर्थ वेक्टर के अंदर हमने थर्ड को कॉपी कर दिया, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये चारों वैल्यूज़ आ गई। तो ये जब चारों वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं वन बाय वन, दोनों चारों ने 100 को स्टोर करवाया है। तो ये एक एग्जांपल हो गई वेक्टर की। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम वेक्टर की लेते हैं, और सॉरी क्या बोला था मैंने, वेक्टर की नहीं, किसकी एग्जांपल ले रहे थे हम? इनको मैं ज़रा बंद कर दूं बिकॉज मेरा कोड भी नोटपैड में है तो आई विल गेट कंफ्यूज्ड के ओके इसको भी मैं ज़रा बंद कर दूं। नो आई डोंट वांट टू सेव इट। चलें अब एक एग्जांपल लेते हैं सेट की। सेट की एग्जांपल लेते हैं। सो कंट्रोल सी, एक और हम कोड बनाते हैं, न्यू एम्प्टी फाइल, एंड दिस विल बी set डॉट cpp। ये आ गया आपका सेट। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो सेट हमने बनाया हुआ है उसी तरह जिस तरह हमने वेक्टर बनाया था, उसका एक नाम रख दिया, इसको इक्वल कर दिया 1 2 4 2 7 76 11 के, और इसके बाद वही आइट्रेटर हमने यूज़ किया। देयर आर टू टाइप्स एक्चुअली ऑफ आइट्रेटर्स, कॉन्स्ट आइट्रेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ आइट्रेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर कि दिस आइट्रेटर इज़ अ टाइप ऑफ सेट नाउ। तो बिल्कुल उसी तरह हम इसके बिगिन से स्टार्ट होकर इसके एंड तक जाएंगे जब तक ये एंड नहीं हो जाता, और उसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। राइट, तो ये आपका सेट बन जाएगा, उसके अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। इसका फ़ायदा क्या है या इसका फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसी तरह यहाँ पर आपने जो है एस डॉट इंसर्ट का फंक्शन, यानी कि आपने इस सेट के अंदर इंसर्ट की वैल्यू 11, राइट, और आपने इसको सेव करवा दिया जे में। ये ऑटो इज़ जस्ट लाइक अ टाइप। जब आपको ये पता ना हो कि आप किस तरह की डेटा रिटर्न करवा कर सेव करवाना चाहेंगे तो आप उसकी डेटा टाइप ऑटो रख देते हैं। ये भी C++11 का और उसके बाद का फीचर है कि अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि फ़ंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा तो आप उसकी डेटा टाइप ऑटो रख देते हैं। और अब जे मुझे नहीं पता कि इंसर्ट क्या रिटर्न करेगा, तो मैंने इसको जे में सेव करवाना ही करवाना है। तो मुझे नहीं पता कि किस टाइप का ये स्टोर करेगा, तो मैं इसको ऑटो रख देता हूँ रादर देन कि मैं इंटीजर रखूँ और वो मुझे फिर एरर दे के भाई ये रिटर्न तो स्ट्रिंग कर रहा है, आप इंटीजर में कैसे कॉपी कर रहे हैं। तो मैं ऑटो रख दूंगा। ऑटो से होगा ये कि जिस तरह की वैल्यू आएगी उस तरह की डेटा टाइप इसकी कंसिडर कर ली जाएगी। तो जब ये चीज़ ये स्टोर करके रिटर्न करेगा तो उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ प्रिंट स्टोर जो है वो प्रिंट करवाई है, जे डॉट फर्स्ट। रिमेंबर कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन नाउ, दिस इज़ अ डाटा मेंबर। फर्स्ट इज़ अ डाटा मेंबर ऑफ डॉट जे, जे का सेकंड भी है, एंड दिस इज़ एक्चुअली टर्शरी ऑपरेटर, और इसके अंदर वॉज या वॉज नॉट प्रिंट होगा डिपेंडिंग ऑन कि जे के सेकंड के अंदर ट्रू है या फॉल्स है, एंड दैट इज़ इंसर्टेड। राइट, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इसी तरह नीचे भी यही हो रहा है। तो इंसर्ट का फंक्शन एक्चुअली काम क्या करता है, एक रफली मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। वो ये कि आप जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं ना सेट के अंदर, वो स्टोर हो जाएगी। अगर वो क्लियरली स्टोर हो जाती है सही से तो जे के अंदर उसका आइट्रेटर स्टोर हो जाएगा, और सेकंड के अंदर जो है वो उसका फर्स्ट के अंदर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, स्टोर होगी, और सेकंड के अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा डिपेंडिंग ऑन कि वो वैल्यू सही तरह से सेव हो सकी या नहीं हो सकी। इसी तरह एस के अंदर भी यही है। एस डॉट इंसर्ट जब मैं करता हूँ तो जे के अंदर, इस जे के अंदर भी यही होगा कि जब मैंने 31 स्टोर करने की कोशिश की तो जे के फर्स्ट के अंदर तो 31 आ जाएगा, लेकिन सेकंड के अंदर ये बताएगा कि भाई आया जो एस के अंदर 31 सही तरह स्टोर हो सका या नहीं हो सका। तो ये ट्रू या फॉल्स के ऊपर आता है। तो जस्ट लेट्स ट्राई टू रन इट, और आपको जो है वो सेट का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क। सो दिस इज़ योर आउटपुट हेयर। और इसके अंदर देखें कि हमने स्टोर क्या करवाया था, हमने स्टोर करवाया था 1 2 4 2 7 76 11, लेकिन इसने प्रिंट सिर्फ किया 1 2 4 7 11 76, बिकॉज एक सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ स्टोर नहीं कर सकते। अब देखें मैंने 2 भी स्टोर किया, लेकिन 2 को दोबारा स्टोर जब मैंने करना चाहा तो इसने स्टोर नहीं किया। 4 के बाद सिर्फ 7 स्टोर किया, 2 को स्टोर नहीं किया। ये पार्स होकर जब प्रिंट हो रहा है यहाँ पे तो यू कैन सी दैट। अच्छा, फिर 11 वॉज नॉट इंसर्टेड। वाई वॉज 11 नॉट इंसर्टेड, इसकी जगह फॉल्स क्यों था? इस वजह से फॉल्स था बिकॉज 11 वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेट, और जब आपने इसको इंसर्ट करने की कोशिश की तो इस सेकंड की वैल्यू फॉल्स हो गई और ये नहीं स्टोर हो सका। तो 11 वॉज नॉट इंसर्टेड। फिर जब आपने 31 इंसर्ट करने की कोशिश की तो 31 इंसर्ट हो गया बिकॉज 31 इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, 31 स्टोर हो गया, और फिर जो है वो वैल्यूज़ आपने स्टोर करवा के यहाँ पर सेव करवा दी। इसमें एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, बल्कि
टेल मी कि क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है। मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हर एक चीज़। कैन यू गेस कि आपको एक और क्या फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है सेट की। पहली फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी है, बेसिक फंक्शनैलिटी वो यही है कि यू कैन ओनली स्टोर वन वैल्यू, यू कैन नॉट डुप्लीकेट द वैल्यूज़ इन सेट। यस, वेरी गुड। द सेट इज एक्चुअली सॉर्टिंग इट्स वेरिएबल्स ऑन इट्स ओन। सेट के अंदर हमेशा जब भी वैल्यूज स्टोर की जाएंगी तो सॉर्टेड टाइप में वैल्यूज स्टोर की जाएंगी। हमने स्टोर 1 2 4 7 76 किया, लेकिन जब वो पार्स करके आ रहा है तो वो 76 को एंड में रखता है। इसी तरह जब मैंने 31 को इंसर्ट किया है तो उसने 31 को इंसर्ट सिर्फ कर नहीं दिया लास्ट में, उसने ये देखा कि 31 की जगह कहाँ बनती है, उसने उस जगह पर उसको स्टोर किया। सॉर्ट भी करता है सेट। तो बहुत सारी और फंक्शनैलिटीज़ हैं, यू वुड हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ के व्हाट थिंग्स कैन यू यूज़ एंड व्हाट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फैसिनेटिंग इन दीज टाइप्स ऑफ कोड्स। एंड अब आते हैं मैप के ऊपर। दिस वुड बी द लास्ट कोड दैट वी विल बी डिस्कसिंग, map.cpp, और इसका कोड है कुछ यस अच्छा, दिस इज़ मल्टी सेट एक्चुअली। सो पहले सेट की बात करते हैं। ओके चलें, ये एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने सिर्फ मल्टी सेट की मल्टी मैप की एग्जांपल बनाई है। अच्छा चलें, ठीक है, सही है, मैप ही बना हुआ है। ओके सो आपने मैप को इंसर्ट किया। आप देखें मैप भी उसी तरह बनाया। आपने मैप बनाया, उसके अंदर आपने ये नहीं बताया कि मुझे इंटीजर टाइप का मैप बनाना है, आपने ये बताया कि मुझे इंटीजर और डबल टाइप का मैप बनाना है, क्योंकि हमने ये कहा था ना कि आप की भी खुद ही बताएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी की होगी इंटीजर टाइप की और मैं उस पर डाटा स्टोर करूँगा डबल टाइप का। की होगी मेरी इंटीजर टाइप की, डाटा मेरा होगा डबल टाइप का। जिस तरह से भी मैंने कहा था ना कि भाई एरे और ऊप अगर मैं लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो ऊप मेरी की हो गई और डाटा उसके अंदर ज़ुबैर सेव कर दिया मैंने। तो इस तरह मैं की यहाँ पर इंटीजर होगी और मैं जो डाटा स्टोर करूँगा दैट विल बी डबल। इसका नाम मैंने एस रख दिया। इसके अंदर मैं इंसर्ट जब करता हूँ तो इंसर्ट करके आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि भाई मुझे 11 और ये स्टोर करना है। यू वुड हैव टू मेक पेयर। मेक पेयर का एक फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा। मेक पेयर का फंक्शन आप पहले बताएंगे कि व्हाट इज़ योर की एंड देन यू विल बी टेलिंग कि व्हाट इज़ योर वैल्यू। 11 की के ऊपर आपने 2.5 रखना है। रिमेंबर 11 इज़ नॉट लाइक कि वो 11th नंबर है। मैप की सबसे बड़ी बात यही है, आपको इस बात को समझना है। 11 इज़ नॉट लाइक कि 11 इज़ अ की, 11 इज़ द 11th मेंबर। हेयर 11 इज़ द फर्स्ट मेंबर। ये ए डबल आर ज़ीरो है, बस ज़ीरो की जगह आपने अपनी मर्ज़ी की वैल्यू दे दी कि 11 होनी चाहिए वैल्यू। इसी तरह 12 फिर 1। रिमेंबर कि अब इसके अंदर जब सेव हो रहा होगा तो 11 होगा पहले सेव, फिर 12 होगा, फिर 1 होगा, फिर दोबारा 12 करने की कोशिश की है हमने। तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये स्टोर हो जाएगी, ये स्टोर नहीं होगी। इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाएगा बिकॉज एक ऑलरेडी 12 की मौजूद है। तो आप डुप्लीकेट कीज़ एग्जिस्ट नहीं करवा सकते हैं। वैल्यूज सेम हो सकती हैं, डुप्लीकेट कीज़ एग्जिस्ट नहीं हो सकती। तो 12 की जगह पर आप 4.5 अगर स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको 12 की जगह पर स्टोर करवाना पड़ेगा। आप नया पेयर नहीं बना सकते और उसको इंसर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, फिर इसी तरह इसका आइट्रेटर बनाया आपने और इसको बिगिन करके जब प्रिंट करने की कोशिश की तो कुछ प्रिंट हुआ। प्रिंटिंग अभी देख लेते हैं कि क्या है। फिर आपने कहा कि भाई S1 इक्वल टू 9.5। तो देखें ये वही चीज़ है जो कि आप एरे के अंदर यूज़ करते हैं। आपने कहा S1 इक्वल टू 9.5। एरे के अंदर इसको ये समझा जाता था कि सेकंड वेरिएबल की वैल्यू 9.5 कर दी जाए, बट मैप के अंदर ये समझा जाएगा कि 1 की के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको 9.5 कर दिया जाए। जिस तरह हम यहाँ पर करना चाह रहे थे ना कि भाई 12 की के बाद 4.5 की जगह 3.5 हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन नया पेयर बनाकर नहीं, बल्कि इस तरह आप लिखें S12 इक्वल टू 3.5 या S1 इक्वल टू 9.5। तो S1 की जगह 5.5 था तो वो 9.5 हो जाएगा। और फिर जब आप वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से प्रिंट होगी। सो लेट्स ट्राई टू रन इट। एंड हेयर इज़ योर आउटपुट। सो देखें 1 के अगेंस्ट 5.5 स्टोर हुआ, 11 के अगेंस्ट 2.5 स्टोर हुआ, 12 के अगेंस्ट 4.5 स्टोर हुआ। इसी तरह अपडेटेड वैल्यूज़ की अगर आप जाएँ तो 1 की जगह 9.5 है, 11 की जगह 2.5 है, 12 की जगह 4.5 है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो जाएंगी 5.5, 2.5, 4.5। और जब आपने S1 की जगह 9.5 किया तो 5.5 से रिप्लेस हो गया 9.5। अगेन क्या चीज़ है यहाँ पर जो कि मैंने नहीं बताई है, आउटपुट के अंदर नज़र आ रहा होगा आपको। Yes, exactly, sorting. But now there is not the sorting of values, but the sorting of keys. Exactly.
कीज़ को सॉर्ट किया जा रहा है। अगर आपने की 11 पहले स्टोर करवाई है, स्टोर हो गई, 12 स्टोर करवाई है, हो गई, लेकिन जब आपने 11 के बाद 1 को स्टोर करवाना चाहा है, 1 की कोई की बनाना चाहिए, तो ये जो 1 की है ये 11 से पहले बनेगी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो दिस वाज योर मैप। और मल्टी मैप्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, मल्टी सेट्स क्या होते हैं, और इस तरह के और कौन से कंटेनर्स एग्जिस्ट करते हैं, आइटरेटर्स के और क्या क्या काम है, फंक्शंस और कौन कौन से हैं, एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, दिस इज़ ऑल अप टू यू। जितना चाहें आप एक्सप्लोर करें इसको, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और दिस शुड बी इट फ्रॉम आवर टुडेज़ क्लास। अगर कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देर आर नो पर्टिनेंट क्वेश्चन जिसको मैं जवाब दे सकूँ। हाँ, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं मुजफ्फर, सिंप्लीफाई करते हैं आप। टर्शरी ऑपरेटर जिस तरह से मैंने लगाया था ना कि भाई दिस थिंग, अगर ये ट्रू है तो आप ये प्रिंट करें, फॉल्स, आप उसको इफ़ एल्स सिंपल सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। हाँ, वी हैव टेम्पलेट क्लासेस, सो टेम्पलेट क्लासेस हैव कंटेनर्स। सो जिस तरह से हमने कंटेनर कंस्ट्रक्टर्स आप अपनी क्लास टेम्पलेट क्लास में बना सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ पर भी जो है वो टेम्पलेट जो है वो फंक्शंस बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कॉल्स कर सकते हैं। So this should be it from our today's class. Thank you very much and we will see you tomorrow इंशाल्लाह। तब तक आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं कर लीजिएगा, एंड see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।